नमस्कार। भविष्य के सभी सम्मानित शिक्षकों का आज के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत है। कहते हैं शिक्षक समाज का दर्पण होता है और आज आप सभी उस दर्पण को और भी चमकदार बनाने की दिशा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की चौथी लहर यानी टीआरई 4 की तैयारी शुरू करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सेशन सिर्फ एक क्लास नहीं है, बल्कि आपकी सफलता का रोड मैप है। हम जानते हैं कि इस परीक्षा का स्तर क्या है और आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। हमारा लक्ष्य केवल सिलेबस को पूरा करना नहीं, बल्कि आपको उस कटऑफ के पार ले जाना है जहां आपके नाम के आगे नियुक्त शिक्षक लिखा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। हम लोग इस सेशन में क्या जानेंगे, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। आज हम इन प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जो परीक्षा है उसका नया पैटर्न यानी टीआरई 4 का जो नया पैटर्न है, यानी उसमें संभावित बदलाव जो होने वाला है वो क्या रहेगा, है ना। उसके बाद है कि सब्जेक्ट्स विषय के साथ हम लोग अपना संतुलन कैसे बनाएं, उसकी रणनीति क्या रखें। जीएस जैसा विषय जो है वो उसके लिए क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग मतलब कि बात करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हम लोग का है कि सिलेबस बीपीएससी का जो स्तर है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक रणनीति भी बनाएंगे कि हाँ किस तरह से हम एग्जाम को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग से बचते हुए हम लोग स्कोर को अधिकतम कैसे रखना है ना। और इसमें हम लोग इसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम का सिलेबस है और उसको हम किस रणनीति के तहत डिकोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस कड़ी में इसका सबसे जो परीक्षा का प्रारूप है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि परीक्षा जो है वो कुल कितने मार्क्स का है, तो वो 150 अंकों का है ना। जिसमें भाग एक जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें केवल भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि किस भाषा के होंगे, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा भाषा सिलेक्ट करते हैं। भाग दो है जीएस का, जो 40 अंक के आपके होंगे और ये मेरिट में आपके शामिल होंगे, ये क्वालिफाइंग नहीं है। और भाग तीन है कि विशिष्ट विषय जो आपने मतलब सब्जेक्ट चूज किया है, आपकी जिसमें एक्सपर्टीज है, उससे आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल समय जो आपका रहेगा वो 2.5 घंटे का है और कुल अंक 150 है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो है क्वालिफाइंग पेपर है, जो लैंग्वेज का है। ये मतलब इसमें अनिवार्य रूप से आपको अंग्रेजी मतलब रहेगा और वैकल्पिक रूप से हिंदी, उर्दू, बंगला आदि का चयन आप कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो लेवल होगा वो व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित होगा, है ना। जैसे कि वर्ड्स के कलेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके समझ से कि ग्रामर का समझ आपका हर लैंग्वेज का किस तरह का है ना। और इसमें जो है वो 30% है, और मतलब 30% लाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंक जो है वो मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। आइए देखते हैं सेकेंड भाग। जो आपका सेकेंड भाग है उसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो है कि अगर इसमें मतलब 3 कैटेगरी में टीचर्स होते हैं। तो पहले जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं 1 से 5 तक के लिए, 9 से 10 तक के लिए उच्च माध्यमिक, और आगे आता है 11-12 के लिए। हाँ, तो गणित और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपको अंक गणित और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग पर आधारित होगा, है ना। दूसरे उसमें रहेगा सामान्य जागरूकता यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें पिछले 1 वर्षों से के जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और है सामान्य विज्ञान, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके मतलब जिस भी स्तर के आप टीचर बनना चाहते हैं या फॉर्म फिल किए हैं उस स्तर पर आपको इसके मतलब के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको प्रश्न रहेगा 1857 से 1947 तक। ध्यान देने वाली बात है कि हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पूछा जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1857 से 1947 के बीच की घटना, न तो आपको इससे पहले कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह से ब्रिटिश अंपायर खड़ा कर रहे हैं वो भी, उससे भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इन सब से आपको प्रश्न नहीं आएगा। तो फालतू इन सबको पढ़ने में अपना समय व्यर्थ न करें, जो सिलेबस है उसको ही पढ़े। और आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा है उससे भी क्वेश्चंस यहाँ एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। दूसरा है कि भूगोल और पर्यावरण से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जो है उनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोलॉजी से प्रश्न रहते हैं एग्जाम में, देखा गया है।
आइए भाग 3 देखते हैं। इसमें विशिष्ट विषय है, जो भी सब्जेक्ट आपने मतलब सजेस्ट किया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट या साइंस का कोई सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स कुछ भी, तो उसकी आपको डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी कि किस तरह से मतलब पीवाईक्यू बेस्ड एक एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए, है ना? कि प्रश्न का स्तर जो है वो कहाँ तक रहेगा। तो अगर आप 9-10 का पढ़ते हैं तो स्नातक स्तर तक आपको मतलब कि जो उसकी जानकारी है वो होनी चाहिए। और इसकी जो आधार रहती है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पुस्तक रहते हैं, है ना? लेकिन अगर आप 11-12 के मतलब स्टैंडर्ड पे आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपके जो प्रश्न का स्तर है वो पीजी लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर रहेगा, और इसकी आपको गहराई से नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ, डीप नॉलेज, है ना? आपके पास डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं आगे कि आपकी तैयारी का आधार क्या रखना है। आपको आपकी तैयारी का एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तक रखना है। साथियों, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो आपको आपकी मतलब सब्जेक्ट्स के अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा, लेकिन एससीईआरटी के जो प्रश्न है या मतलब बुक्स हैं, इससे आपको सिलेबस को समझने में मदद मिलेगा, यहीं से आपको प्रश्न बनेगा। जो भी मतलब पीवाईक्यू हैं उसको एनालिसिस करके आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको एससीईआरटी की पुस्तक जो है वो उसको प्राथमिकता देना है, जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है वो। बहुत लोग तो ये भी नहीं समझ पाते कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तक में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी है जो सेंट्रल बोर्ड है आपका, वो मतलब सीबीएसई है, उसमें जो पुस्तकें इस्तेमाल होती है उसमें जो चलती है वो एनसीईआरटी है। राष्ट्रीय स्तर पर एक काउंसिल है, जबकि एससीईआरटी जो है वो बिहार स्टेट की एक काउंसिल है, जो बिहार में शिक्षण पर रिसर्च का या डेवलपमेंट का काम करती है। तो दोनों की अलग अलग पुस्तकें होती है। विषय को समझने में आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें मदद करेगी, और एग्जाम को डिकोड करने में एससीईआरटी की पुस्तकें मदद करेगी, है ना? तो क्यों हमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ना है? क्योंकि परीक्षा में इन्हीं किताबों के लाइनों से हमने कई बार देखा है कि बीपीएससी इनके लाइन से ही प्रश्न उठाकर पूछ लेते हैं, एग्जैक्ट हूबहू, है ना? तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। और एक आपके लिए यहाँ मैं मेंशन करूँगा कि जो बिहार स्पेशल है, जैसे बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और अर्थव्यवस्था, तो वो इसी किताब से तैयार करें। बिहार के जो भी मतलब बोर्ड एग्जाम्स हैं, उन उनके जो बुक्स हैं, या यूं कहें कि उनसे नीचे स्तर के जो बुक है, उनमें कोई भी कंटेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, तो उसमें बिहार के संदर्भ में भी चर्चा की जाती है। तो आपके लिए बिहार स्पेशल के लिए इससे बेहतर और कोई कंटेंट नहीं हो सकता है, चाहे आप कोई भी बुक मार्केट से उठा लें। वो सब इनका क्रक्स ही देते हैं, न कि वो एग्जैक्ट आपको सिलेबस देते हैं। आइए देखते हैं कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको पिछले प्रश्न पर मतलब पीवाईक्यू को ध्यान में रखना है। पीवाईक्यू मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आपके एग्जाम का एक बेस पता चलता है कि प्रश्न के पूछने का ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड को आप एनालिसिस कर लेंगे तो आप एग्जाम को अवश्य ही डिकोड कर पाएंगे। सबसे पहले कि आपको बीपीएससी, मैं पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि 3 एग्जाम अब तक हुए हैं, टीआरई 1 2 3, तो मैं उनका पीवाईक्यू देख लूंगा, नहीं। आपको पीवाईक्यू देखने हैं बीपीएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं, जैसे कि 10 साल के सिविल सर्विसेज के, एएसओ के, या अदर एग्जाम्स जो बीपीएससी द्वारा लिया जाता है, जिसमें टीआरई भी, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम भी मतलब कि ऐड कर रहा हूं मैं। इन सब के प्रश्न आपको देखने हैं पीवाईक्यू, ताकि क्योंकि एक ही आयोग है जो एग्जाम ले रहा है और वही प्रश्न सेट करते हैं, उनकी वही बॉडीज है जो आपका एग्जाम लेंगे, तो आपको उनके बारे में, उनकी सोच, उनके तौर तरीके के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये भी देख लेंगे टीआरई 1 2 3 के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके पीवाईक्यू को आपको देखना नहीं भूलना है। और कुछ रिकमेंडेड सोर्स है, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि किरण या रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म का, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है और किरण का प्रैक्टिस सेट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथियों, ये निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता है। आप बार बार क्वेश्चंस को लगाएंगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी को एक धार मिलेगा। अब है कि यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ऑप्शन ई के साथ कैसे टेकल करना है। तो ऑप्शन ई का डर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय होना चाहिए। आप
तुक्का लगाने से बचना है आपको, तुक्का लगाने से बचना है। तुक्का लगाने वाली स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी है। और बीपीएससी अब जो है वो केवल फैक्ट्स पर ध्यान देती है ज़्यादा, है ना। मतलब फैक्ट्स के बजाय कंसेप्ट पर ध्यान देती है। जैसे आपको कथन और कारण स्पष्ट करने वाले कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक अवधारणा पर आधारित हो, न कि कोई फैक्ट, कोई ईस्वी, कोई नाम। ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, और ऐसे प्रश्न को मतलब लगभग सभी स्टूडेंट हल कर पाते हैं। तो ये आपके लिए स्कोरिंग नहीं होगा। आपको कट ऑफ तक ले जाने के लिए आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी पढ़े तो मतलब जो आपकी बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़े, ना कि किसी टीचर का दिया हुआ नोट्स पढ़े, है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो किसी भी तरह के प्रश्न को आप टैकल कर सकते हैं। अगले 60 दिन का जो समय प्रबंधन है वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। तो मतलब अभी आप जो 2 मंथ का समय है वो आप जीएस और जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है जो आपने चूज किया है उसके बीच आपको बैलेंस बनाकर स्टडी करनी है, और अपनी कमजोरी को फोकस करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक पोर्शन है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना है। और मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं आपको अंतिम समय के लिए। मतलब शॉर्ट नोट्स बना के रखना है आपको, एक प्रॉपर नोट्स बना के रखना है पेज में, जिसको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके। अगला है कि अपनी तैयारी को मतलब चेक कैसे करें कि हमने क्या मतलब पढ़ा है ना। तो सबसे पहले तो आपको या आपकी तैयारी में यूँ कहें कि एक हेल्पफुल पॉइंट्स आ जाता है कि सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट या आप पेज पे लिख भी सकते हैं। लिस्ट एक शेड्यूल वाइज बना के रखना है, और इसे आपको अपनी स्टडी टेबल पर हमेशा रखना है। ये होने ही चाहिए आपके स्टडी टेबल पर, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके स्टडी टेबल पर आपके एग्ज़ाम की सिलेबस होनी चाहिए, है ना। के बाद है नोट्स मेकिंग। आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तक से खुद से नोट्स बनाना है, न कि किसी टीचर का बनाया हुआ नोट्स फॉलो करना है ना। वो आपको अपने हिसाब का नोट्स देंगे, वो अपना बड़प्पन करने के लिए कि हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के नोट्स बनाते हैं जो सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, वो आपके कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा। हो सकता है संभवतः वो नोट्स 100% मतलब आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि वो 0% भी हो जाए। तो इस तरह से आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो 100% आप एग्ज़ाम को डिकोड कर पाएंगे। मॉक टेस्ट देते रहे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के डेट अनाउंस नहीं हुए हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे देना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि 20 मार्क्स का जो मतलब मॉक टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बर्डन हो जाता है। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, मैं किसी का यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप जिसमें सहज महसूस करें उसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं साथियों, सब्जेक्ट वाइज भी। आइए देखते हैं आगे कि जोश और जुनून। आपको मतलब कहें कि सफलता की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आप हार न मानने का फैसला कर लेते हैं। यानी आप हार न मानेंगे, यही आपके एग्ज़ाम को डिकोड करने की सबसे बड़ी रणनीति है ना। तो पिछले चरणों में जो हजारों अभ्यर्थी अपना सपना पूरा किया है, मतलब अब आपकी बारी है कि अब आप उस सपने को पूरा करें, है ना। आप भी शिक्षक बन सकते हैं, और हम आपकी शंकाओं को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं साथियों। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमें ईमेल करिए। हमने अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो विंडो है वो शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ भी हमें जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें अवेलेबल है, जहाँ भी आप चाहेंगे हम आपके प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, है ना। आइए देखते हैं एक नज़र आपकी रणनीति पर। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है कि हमारा एग्ज़ाम से किस तरह से प्रश्न आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, और किसका क्या वेटेज है ना। उसके बाद आपको बुक्स डिसाइड कर लेने हैं, है ना। बीच बीच में ट्रैक को चेंज नहीं करना है कि 2 दिन ये बुक पढ़ लिया, 2 दिन ये बुक पढ़ लिया। इस तरह से आपका सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होगा साथियों, है ना। तो सबसे पहले आपको बुक्स डिसाइड करके आपकी स्टडी टेबल पर रख लेने हैं, है ना। इतने बुक हमको कवर करना है। मैं किसी भी बुक को यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एससीईआरटी और एनसीईआरटी को मैंने कहा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कोई साइड बुक भी पढ़ सकते हैं जो आपको
जिसमें आप सहज महसूस हो। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पहले भी कह दिया है कि जो भी बीपीएससी के अंदर कंडक्ट होने वाली परीक्षा है उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, वीकली मॉक टेस्ट देंगे और आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, आप चाहे तो देंगे, आप चाहे तो ना भी देंगे। ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं, है ना। उसके बाद आपको माइंडसेट रखना है। क्या माइंडसेट रखना है कि कंसेप्ट ओवर फैक्ट, ठीक है, एक्यूरेसी ओवर गेसिंग, है ना। यानी कि आपको सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको तुक्का लगाने से बचना है ना। आपको अपने सिलेबस का एक बेहतर मतलब आइडिया होना चाहिए। हाँ, कौन सा पोर्शन है जो आपका कमज़ोर है उसको आप फाइंड कीजिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए और बारी बारी से उन पे आप फोकस कीजिए। आपके जो सबसे ज़्यादा आपके मतलब प्रॉब्लम लिस्ट में आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे ताकि वो आपको हेल्प कर सके, है ना। उसके बाद है कि आपकी एक सीट पक्की है अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं। सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से जो लक्ष्य है वो आपके पास होगा। आज ही और अभी से शुरुआत करें साथियों। आपको आपकी तैयारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। इसी शुभकामनाएं के साथ आपको आपकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।